चलिए अब ठीक है। और अब ये चलना चाहिए। देखिए हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे और ये हम लोग का 9th क्लास का एनसीईआरटी था। और इसमें 9th क्लास में जो जो पूरी एनसीईआरटी में टॉपिक है उसको एक बार हमने यहाँ पे लिखा है कि इस पूरे एनसीईआरटी 9th क्लास में पहला जो चैप्टर है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसके बाद है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का उत्कर्ष या हिटलर का राइज कैसे हुआ, फॉरेस्ट सोसाइटी। तो ये पांच इसमें चैप्टर हैं जो कंप्लीट एनसीईआरटी करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि जो पहला चैप्टर उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इतने टॉपिक हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट वाज द सोसाइटी लेट 19th सेंचुरी, यानी बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन व्हाट वाज द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, आपको हम लोग डिस्कस कर चुके क्या रीजन थे, क्यों रेवोल्यूशन हुआ, सबकी बात कर चुके। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कैसे रेवोल्यूशन हुआ ये भी हमने बात करी। कि नेक्स्ट था फ्रेंच एबोलिश द मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक, कैसे फ्रेंच में मोनार्की को एबोलिश किया गया और कैसे वो रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ, ये भी हमने बात की। हम जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हम लोगों का टॉपिक ये था कि वो हम लोगों का टॉपिक ये था कि हाँ, डिड वुमेन, यानी जो महिलाएं थी वो कहां पर थी और उनमें उनका क्या रोल था। ठीक है, इनकी हम इन पे बात कर रहे थे। डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, जो फीमेल है उनका क्या रोल था और उनके लिए क्या मिला, दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास। ओके, डिड नेक्स्ट टॉपिक है उसमें एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी, रेवोल्यूशन ऑफ एवरी लाइफ। तो इस तरह से ये टॉपिक थे। आज हम लोग क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी, 10 बजे क्लास भी है, लेकिन एक टॉपिक हम फिर से शुरू करेंगे जो डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, यानी जो वुमेन है उनके लिए क्या हुआ और उन्होंने क्या किया। ठीक है, इसी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे ये चीजें आपको पीपीटी में भी मिल जाए, क्योंकि हम लोग वही उसी टॉपिक के आसपास रहेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में है। तो डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, अगर बात करें कि जो फीमेल हैं फ्रेंच की, उनके लिए क्या हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फीमेल या वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी व्हाट वाज द आउटपुट, व्हाट वाज द डन फॉर द फीमेल ऑफ द फ्रेंच, फ्रेंच के लिए क्या किया गया और उन्हें किस तरह से अपनी सोसाइटी में स्ट्रगल करना पड़ा, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव इन पार्टिसिपेंट, यानी वो जो वुमेन है फ्रेंच की, वो पहले से ही, ठीक है, वो पहले से ही एक्टिव हैं हर चीज में। जैसे हम लोग देखते हैं ना हमारे यहाँ ऐसा नहीं, जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड 1852, क्या आपको लगता है कि 1857 टू 1947 देयर वाज नो रोल ऑफ वुमेन? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई वुमेन का रोल नहीं था, रोल था, है ना। तो बहुत स्टार्टिंग से ही वुमेन थी, वो एक्टिव थी। कभी इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, they were active, they were all active in the participant, सभी वो एक्टिव थी किसी भी तरह से। ये जरूरी नहीं है एक फीमेल बाहर जाके फाइट करे, ठीक है, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर वो अपने हस्बैंड का, फैमिली का सपोर्ट करती है तो वो भी एक तरह से पार्टिसिपेट करती है। तो दे आर नॉट अननोन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो वुमेन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से अननोन नहीं है, या जो उनकी एक्टिविटी हो रही है ऐसा नहीं है वो उनसे अलग है। दे होप्ड टू इम्प्रूव देयर लाइफ,
ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन दे होप दैट आफ्टर रेवोल्यूशन कुछ उनके लिए भी किया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक ये उनको ये उम्मीद थी, ठीक है, दे होप्ड कि उनके लिए भी कुछ किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। मोस्ट वुमेन हैड टू वर्क फॉर लिविंग। तो ज्यादातर जो वुमेन थी, कभी आपसे पूछेगा जो मैक्सिमम वुमेन है वो क्या करती थी, तो जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी वो मोस्टली वर्किंग थी। वर्किंग का मतलब क्या होता है, मोस्ट वुमेन हैड टू वर्क फॉर लिविंग। ऐसा नहीं था कि सभी फीमेल बहुत रॉयल स्टैंडर्ड में रहती थी या उनको एक अलग स्टैंडर्ड से था, ऐसा नहीं था। तो कभी आपसे पूछेगा, आपको पता है कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन वर रिलेट टू द थर्ड स्टेट कम्युनिटी। तो जो थर्ड स्टेट की वुमेन है वो मोस्टली वर्क करती है। वर्क देखो सारे वर्क क्या क्या हो सकते हैं, है ना। हाउस वाइफ थी वो, कुछ सिलाई का भी काम करती थी, ठीक है। यहाँ तक कि लिखा है कि उसमें प्रेस्टिट्यूट भी करती थी, तो प्रेस्टिट्यूशन भी वहां पे था। यानी वो जिस तरह से मॉडर्न सोसाइटी में हर काम करती हैं फीमेल वुमेन, इसी तरह से वहां भी काम करती थी। तो यहाँ पे दो बात, पहली है कि वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव इन पार्टिसिपेंट। तो व्हाट वाज द रोल? तो रोल वाज दैट दे वर एक्टिव इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन पीरियड। सेकंड, उन्हें ये उम्मीद थी, उन्हें ये होप थी कि उनके लिए कुछ इम्प्रूव किया जाएगा आफ्टर रेवोल्यूशन, कि जो उनके पास राइट्स नहीं है वो उनको राइट दिए जाएंगे। और जो पूछेगा कि व्हाट वाज द स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन पीरियड, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पीरियड की मोस्टली वुमेन है, मोस्टली पॉपुलेशन है, वो किससे रिलेट करती है? थर्ड स्टेट से। वो दे आर ऑल एंगेज इन द वर्क फॉर लिविंग। वर्क हर तरह के थे वो, ठीक है, एज ए सर्विस से सर्वेंट के वर्क थे, और जो भी वर्क वो कर सकते हैं लिविंग के लिए वो सारे थे। हाँ, बट इतना था कि दे वर नॉट फ्री। वो लोग फ्री नहीं थे, आजाद नहीं थे, बहुत सारी उसमें बाउंडेशन थी। आपको पता है जब 90 जब हाँ 1771 का जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो उन्हें एक पैसिव पैसिव सिटीजन में रखा गया। पैसिव सिटीजन मींस दे हैव नो राइट टू वोट। वो वोट देने का राइट नहीं था। तो पहली बात यहाँ पे समझिए कि उन्होंने क्या किया कि वो स्टार्टिंग से सभी वुमेन एक्टिव थी और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ उन्हें अच्छा मिलेगा और सभी अपना काम करती थी। उन्होंने फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर द डेवलपमेंट इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करने के लिए वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। कभी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज द एक्टिविटी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय द वुमेन? तो वुमेन की एक्टिविटी क्या थी? उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब शुरू किए और न्यूज़पेपर शुरू किए, है ना, फॉर रेज योर वॉइस। अपनी वॉइस को रेज करने के लिए, उठाने के लिए उन्होंने भी पॉलिटिकल क्लब शुरू किए। द रिपब्लिक वुमेन द रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कभी कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, व्हाट वाज द रिपब्लिक वुमेन? तो रिपब्लिक वुमेन इज ए पॉलिटिकल क्लब started by women in French during the French Revolution. 60 women club came up. ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब बहुत सारे क्लब थे, बट 60 क्लब ऐसे थे जो काफी एक्टिव थे। तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पूछेगा ओनली देयर आर ओनली 2 पॉलिटिकल क्लब एस्टेब्लिश्ड बाय द वुमेन ऑफ फ्रांस। तो 2 क्लब नहीं थे, 3 नहीं थे, 60 से ज्यादा थे। 60 तो वो है जो रजिस्टर्ड होंगे, जो नॉन होंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं। आपको पता है कि इंडिया में आपको अगर आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, तो आप मुश्किल से आप कितने गिना सकते हो? आप 8 तो 8 कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी 8, और आप 5 के नाम और गिना सकते हो। 5 मान लीजिए 10, मान लीजिए टोटल मिला के 15 पॉलिटिकल पार्टी है जिनको आप नाम बता सकते हो इन इंडिया 2021। तो क्या 51 है? बहुत सारे हैं।
3000 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है इंडिया में, 3000 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। तो मी 60 वुमेन क्लब केम अप, तो 60 वुमेन नहीं थे, इससे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो द रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। मेन डिमांड, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ वुमेन? क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि व्हाट वाज द डिमांड। तो मेन डिमांड उनकी क्या थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट वुमेन वांट्स, व्हाट वुमेन नीड। द मेन डिमांड द सेम पॉलिटिकल राइट एज मेन। वो चाहती थी कि उनको सेम पॉलिटिकल राइट मिले, ठीक है, उनको जो राइट है वो सेम हो जैसे मेल के हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में दे कंसीडर एज द पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन मींस दे हैव नो राइट टू वोट, उन्हें कोई वोट देने का राइट नहीं था। दे हैव नो राइट टू इलेक्ट, उन्हें इलेक्ट होने का कोई राइट नहीं था, ठीक है। तो ये उनकी मेन डिमांड थी कि दे वांट टू एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज अ मेल, जैसे मेल पॉलिटिकल राइट है उनके पास। देखिए पॉलिटिकल राइट की जब भी बात आती है तो बात आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। पॉलिटिकल राइट में कुछ राइट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। दो ही बातें हैं, कभी आपसे पूछेगा व्हाट इज द पॉलिटिकल राइट, ठीक है। तो पॉलिटिकल राइट क्या है? पॉलिटिकल राइट दो ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वोट एंड टू इलेक्ट, हमें वोट देने का राइट हो, हमें इलेक्शन लड़ने का राइट हो, दैट इज पॉलिटिकल राइट। और यही वो चाहती हैं। कौन? फ्रेंच वुमेन। फ्रेंच वीमेन चाहती हैं कि उन्हें भी मेल की तरह पॉलिटिकल राइट मिले। देखो बहुत सारे राइट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तो पॉलिटिकल राइट है, एक होता है सोशल राइट, ठीक है, सोशल राइट, सोशल राइट। नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट एंड सोशल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। तो पॉलिटिकल आप समझ गए, टू वोट एंड टू इलेक्ट, that is a political right. What is the social right? Social right means without any discrimination on the basis of sex, on the basis of religion, on the basis of reason, ठीक है। तो they want to reduce the discrimination। अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेस पे होता है सोसाइटी में? आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, सिख हो, है ना, बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, बेसिस ऑफ रिलीजन, पहला डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड होता है आप लड़का हो, आप लड़की हो, ये नहीं कर सकते, लड़कियां ये नहीं कर सकती, तो बेसिस ऑन सेक्स, है ना, बेसिस ऑन सेक्स, यानी सेक्स के रेस पे। नेक्स्ट है बेसिस ऑन रीजन, बेसिस ऑन रीजन। बेसिस ऑन रीजन का मतलब है आप बिहार से हो, आप उड़ीसा से हो, आप कर्नाटका से हो, आप यूपी से हो, तो दैट इज अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। पॉलिटिकल राइट टू वोट एंड टू इलेक्ट, दैट इज अ पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट। व्हाट इज द इकोनॉमिक राइट? इकोनॉमिक राइट मींस होता है राइट इन प्रॉपर्टी, राइट इन प्रॉपर्टी, राइट इन प्रॉपर्टी। राइट प्रॉपर्टी मतलब जैसे आज की बात करें 2005 से पहले, 2005 से पहले क्या था, जो गर्ल्स को था प्रॉपर्टी में राइट नहीं था, है ना। वैसे तो आज भी कौन देता है, लेकिन अभी पॉलिटिकल राइट है गर्ल्स को। तो इकोनॉमिक राइट का मतलब होता है राइट इन आवर प्रॉपर्टी, इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है उसको हम इकोनॉमिकल कहते हैं, इकोनॉमिकल राइट, ठीक है। जब द वुमेन ऑफ फ्रांस डिमांड द पॉलिटिकल राइट एज अ मेल। अफरोज आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है,
कोई नहीं, मैं एक बार आपको इसके बाद रफली समझा दूंगा। आज स्टार्टिंग में बहुत नेट में प्रॉब्लम हुई थी, तो टॉपिक एक ही डिस्कस करेंगे। 10 बजे फिर से क्लास है, तो एक बार पूरा कर देते हैं, फिर हम समझा देंगे पूरा, फिर से दोबारा से रफली उसका देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर देंगे, ठीक है। टॉपिक हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि व्हाट वाज द वुमेन रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन जो वुमेन है, जो वीमेन है, उनका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, क्या क्या वो डिमांड कर रही थी, मैंने क्या बोला, दे डिमांडेड the right to vote, to be elected to assembly and to hold the political office। यही तो मैंने बोला कि what is the political right to vote and to elect, that is a political right। तो कभी आपसे पूछेगा what women wants, क्या वो चाहती थी, तो वो चाहती थी political right। Only then they felt their interest represented in new government। तो न्यू गवर्नमेंट ने कुछ उनके चीजों को इंटरेस्ट दिखाया, तो उन्होंने क्या क्या किया, न्यू गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, फिर भी, है ना, द गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्ट द पॉलिटिकल राइट टू गिव, क्या क्या उन्होंने दिए। तो कभी आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या उनको मिला, गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ओके। तो पूछे, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द फीमेल, फॉर द वीमेन, क्या क्या किया गया। तो पहले क्या किया, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉ द हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो वुमेन के लाइफ के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया, पहला उन्होंने किया द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूल्स को बनाया, ठीक है, स्कूल्स को बनाया गया। उसके बाद their fathers could no longer force them into the marriage against their will, यानी उनके जो फादर हैं, पेरेंट्स हैं, they cannot force to marry a person that they want, यानी women can marry with a person that they like। मतलब अब वहां की जो वीमेन हैं वो अपनी इच्छा से शादी कर सकते हैं, पेरेंट्स उनको मना नहीं कर सकते। तो पहला क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल खोले गए, एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर द ऑल गर्ल्स। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, कि जो स्कूलिंग थी वो सभी गर्ल्स को कंपलसरी कर दी गई, एंड मैरिज वाज मेड into a contract entered into freely registered under the civil law। यानी अब मैरिज को एक तरह से रजिस्टर्ड करने की बात की है। ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी किसी को पकड़े, किसी को छोड़ दे, तो रजिस्टर करने की बात की है। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, तो डाइवोर्स था वो लीगल बना दिया गया, है ना, तो लीगली कोई डाइवोर्स ले सकता था। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वीमेन एंड मैन, यानी कोई भी उनमें से अप्लाई कर सकता था डाइवोर्स के लिए। पहले क्या था, वीमेन हैव नो राइट टू डाइवोर्स, पहले क्या था, तो वीमेन थी, उनको डाइवोर्स लेने का राइट नहीं था। अब यहाँ पर दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, अब जो वुमेन थी, वीमेन को जॉब के लिए ट्रेन किया गया, एंड बिकम द आर्टिस्ट फॉर द रन स्मॉल बिजनेस। अब वो आर्टिस्ट हो सकती है। पहले क्या था, उनको बोला था आप लोग घर में काम कीजिए, आप डांस नहीं कर सकते, आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप कुछ भी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अब नाउ दे कैन रन स्मॉल बिजनेसेस, वो छोटे छोटे बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो दैट वाज, So which year it was? आफ्टर that was after 1791, 1791 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किया गया, ओके। Yes, sir. What was the improvement? First was the creation of a state school, स्कूल बनाए गए, and second, schooling was made compulsory for all girls, and third, they can marry their own desire,
and marriage made into a contract entered into freely registered under the law, and divorce was made legally, and now they can do job, and they may be trained for the job, and they could be artist, and they could run a business. अब ये लोग इतना काम कर सकते थे, but main demand by the women, that was a political right to vote to elect, that was not given by the government. That women fulfilled demand in 1945. अभी बात करेंगे कब इनको डिमांड ये पूरा हुआ. पॉलिटिकल, हाँ ये देखिए, women struggle for the equal political right, however continue. Equal political right के लिए they are going on the for a struggle. They अभी भी struggle कर रही हैं political right के लिए. उन्हें political right नहीं दिए गए. They are given school education. They are given a marriage right, divorce right, and business right, and to be artist, but not given a political right. Even during the reason of terror, the new government issued law ordering the closure women's club on banning their the political activity. उसके बाद गवर्नमेंट ने इनके पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी उसको बैन कर दिया. Many prominent women were arrested and the punishment and the execution. बहुत सारी फीमेल्स को अरेस्ट किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई. It was finally 1946 that women in France won the right to vote. कभी आपसे पूछेगा, आप समझिए 1946 से पहले विमेन को राइट नहीं था वोट देने का. तो 1946 में they got right to vote in France. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं. ओलंपी डी जॉर्जेस, Olympe de Gouges, that women politically active women in France. कभी आपसे पूछ सकता है ये नाम कि ये कौन है, क्योंकि इनको फांसी दे दी गई प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. तो ये नाम है, शी इज ए लेडी politically active women in France. वो किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. That was introduced in 1791. Constitution and Declaration of Right of Man. इन्होंने इसका अपोज किया. In 1791 she wrote a declaration. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्वेश्चन में भी, who wrote the Declaration of Right of Women and Citizen. That is a article written by the Olympe de Gouges. और finally she was executed, यानी उनको फांसी दे दी गई. तो कभी आपसे ये नाम पूछ सकता है कि who wrote the Declaration of Right of Women and Citizen. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और पॉलिटिकली एक्टिव थी, तो कई सारी ऐसी फीमेल को अरेस्ट किया गया, उनको पनिशमेंट किया गया, यहाँ तक कि उनको फांसी दे दी, मार दिया गया उनको. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ बेसिक राइट टू द फोर्थ ओलंपी डी जॉर्जेस डिक्लेरेशन. अब कौन कौन से वो राइट, कौन कौन से वो डिमांडेड जो थी, कौन कौन सी डिमांड थी जो मेन थी, इसमें जो डिक्लेरेशन दिया था. पहला था वुमेन इज बोर्न फ्री रिमेन इक्वल मैन इन राइट, है ना. वुमेन जो है बोर्न फ्री बोर्न होती है, रिमेन इक्वल द मैन इन राइट. सभी राइट्स में मेन के इक्वल है,
the goal of all political association of the preservation natural right of women and men. सभी जो है नेचुरल राइट्स देने चाहिए men and women को. These rights are liberty. What is the right? What were the rights? बहुत very important, that was liberty and property and security and above all the restraints of appropriation. तो ये सारे rights हैं जो वो चाहते थे. The source of all sovereignty residing in the nation. Sovereignty means authenticity. ये खुद का उनका अपना ऑथेंटिटी हो, खुद का अपना राइट हो, वो कहीं भी रह सकते, विच इज नथिंग बट यूनियन वुमेन एंड मैन. तो ये चार्टर था, ज्यादा कोई खास नहीं है इसमें, जो उनकी डिमांड थी. ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लेना पूरा, कुछ खास नहीं है इसमें. बट मेन क्या था कि सी वांट्स ओनली इक्वालिटी, मेल एंड फीमेल. वो केवल एक ही बात चाहती हैं कि मेल और फीमेल की इक्वालिटी दिया जाए, हर लेवल पर दिया जाए. अब एक जो ये आया था 1793 जैकोबिन पॉलिटिशियन कमेटी सॉल्ट. ये एक जैकोबिन पॉलिटिशियन कमेटी थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने क्या बोला था? उन्हें कहा था कि हैज द नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज टू द मैन एंड हैज शी गिवन अस ब्रेस्ट द नेचर ऑफ बेबीज. तो उन्होंने कहा कि जो नेचर है उसने इंसान को बनाया है. कौन है जो नेचर को जो बेस्ट है? तो शी सेड टू मैन बी ए मैन हंटिंग एग्रीकल्चर. एक उन्होंने कहा कि तो नेचर ने हम मेल और फीमेल को दोनों को बनाया है, तो मेल को क्या करना चाहिए, फीमेल को क्या करना चाहिए. ये वहां की एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी. तो उसमें क्या था, बी ए मैन, एक मैन के लिए क्या करना चाहिए? हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज, दैट इज योर किंगडम. ये आपके लिए है, मतलब मेल के लिए है. हंटिंग, एग्रीकल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल ड्यूटी देयर, दैट इज योर किंगडम. और भी बहुत सारी इसमें डॉट डॉट लिखा हुआ है, और भी कुछ हो सकता है. सी सेड टू वुमेन, उन्होंने वुमेन के लिए क्या बोला? वी ए वुमेन द थिंग्स ऑफ हाउस होल्ड, आपको घर में रहना चाहिए. द स्वीट ड्यूटीज ऑफ मदरहुड, आपको मदरहुड की जो स्वीट आपको ड्यूटी दी गई उसको आपको फॉलो करना चाहिए. दोस आर योर टास्क, ये आपके काम है. क्या कि आप फैमिली को संभालें, और जो मदरहुड की जो स्वीट ड्यूटी है, आपकी माँ बनने का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको आप एंजॉय करें. ठीक है. और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, सेमलेस यानी बड़ी शर्म की बात है, आर दोज वुमेन हु विश टू बिकम ए मैन. बहुत सेमलेस थिंग है कि दैट सम वीमेन वांट टू बिकम ए मैन, एक मेल बनना चाहती है, मैन बनना चाहती है. हैव नॉट ड्यूटी बीन फेयरली डिस्ट्रिब्यूटेड. तो इस तरह की उस समय ऑर्थोडॉक्स थी. अब ये कब की बात है? 1793. ऐसा देखो, ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ इंडिया में ही केवल ऑर्थोडॉक्स था या डिस्क्रिमिनेशन था मेल और फीमेल को लेके. हमें लगता है कि ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, है ना, 15th सेंचुरी इन इंडिया वाज अकबर, है ना. अकबर ने सबको राइट दिया था, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी, अपने मदर को भी, सबको राइट दिया था इन इंडिया 15th सेंचुरी. बट यूरोपियन कंट्री 18 स्टार्टिंग इन 18th सेंचुरी, कितने साल कम है? 7 साल कम है 1800 में. तो 1800 में वो इक्वल राइट नहीं दे पा रहे हैं. वो कह रहे हैं आपका काम आप समझिए. मतलब हम लोगों ने 12. Sir, हाँ, she said means who is she? he said means nature. Nature means God.
शी सेड मींस गॉड, नेचर। उन्होंने कहा कि नेचर ने हम सबको बनाया है, यानी जो कहते हैं ना कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि नेचर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, वी आर इक्वल इन नेचर, हम सब लोग एक जैसे हैं। कुछ लोग नेचर को गॉड बोल देते हैं। ओके, इन 1236 है ना, इन इंडिया देयर वाज ए फीमेल, है ना, फीमेल रूलर, रजिया सुल्तान। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में 1300 यानी दिल्ली सल्तनत के पीरियड में रूलर है फीमेल। और इन लोगों के आप देखिए 1793 में भी इक्वल राइट नहीं दे पाए लोग। ठीक है, तो ये चीजें थी। Sir, what is the role of Jacobin politician then? They were orthodox, they support the male community, है ना, they supported the constitution that was the constitution and declaration right of men and citizen. They were orthodox people, a community, they support the male. ओके, एक बार फिर से इसको रफली समझ लेते हैं। अभी अप्रोच ने ज्वाइन किया है जस्ट, और यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, अप्रोच हमने देखो एक बार समझ लेते हैं इसको पूरा। हाँ, अप्रोच हम लोग टॉपिक कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये टॉपिक हमारे सामने थे, और इन टॉपिक्स को हम लोग पहले कर चुके थे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी एंड आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हमारे टॉपिक बाकी थे। ये हम लोगों ने आज किया है ना। वुमेन है, यानी क्या रोल था वीमेन का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और उनको क्या मिला। तो ये सारी चीजें एक बार वीडियो इसका देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ मैं आपको पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये पूरा आप समझ जाएंगे फिर क्या है। सिर्फ आपको इसमें ये समझना है कि क्या डिमांड थी उन लोगों की और क्या उनको दिया गया, क्या उनकी नीड थी और क्यों था ऐसा। जो सोसाइटी है वो कितना कंजर्वेटिव है, कितना ऑर्थोडॉक्स है वहां की सोसाइटी। इंडिया ही नहीं, वहां के भी लोग। आपको पता है इंडिया में सब कभी आपको कंपेयर करने को आता है तो आप समझ सकते हैं इंडिया में 600 एडी, आपको याद होगा 650 तो हम ही बात कर रहे थे इंडिया में जो वीमेन की कंडीशन है वो बहुत बेटर है अदर कंट्रीज से या यूरोपियन कंट्री से, वेस्टर्न कल्चर से। कभी आपको मेंस में या इंटरव्यू में या कहीं भी लिखने का मौका मिले बोलने का तो आप एग्जांपल दे सकते हो। 650 में हम बात कर रहे थे कि 650 में एक डायनेस्टी है, वर्धन डायनेस्टी। ओके, वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी में एक है राज्यवर्धन, ये राज्यवर्धन वर्धन। तो राज्यवर्धन जो रूल करता है वो अपनी सिस्टर के साथ मिलकर करता है, सिस्टर के साथ। ठीक है, राज्यवर्धन जो है दैट वाज रिलेटेड टू द वर्धन डायनेस्टी। तो एक उनकी सिस्टर है, उनके साथ वो रूल करते हैं। तो मतलब इंडिया में जो आपको दिख रही है डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल का, वो बहुत कम है अदर कंट्री से। अगर आप एंशिएंट में, मिडिवल में देखोगे तो हाँ, मॉडर्न में इंडिया में ज्यादा है। ठीक है, और लेकिन ज्यादा इन द सेंस मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है। गवर्नमेंट में कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जिसके लिए फीमेल कैंडिडेट को
अलाउ नहीं किया जा रहा हो, कोई भी। हम तो आर्मी में भी जा रहे हैं फीमेल, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बस कुछ जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली है ना, जो बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं, वो सब इसको मानते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट आपको बोलती है आप घूंघट करके आइए, कोई मतलब नहीं है। आप बुर्का पहनिए, कोई लेना देना नहीं है, ना पहनिए तब भी कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। आप एक IAS ऑफिसर हैं, तो आप जीन्स पहन के जाइए तो भी दिक्कत नहीं है उनको, साड़ी पहन के जाइए तो भी दिक्कत नहीं है, और बुर्का पहन के जाइए तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, ये जो हमारा था। और ठीक, हम लोगों ने यहीं से डिस्कस किया था, और एक काम करेंगे, उसको PDF आपको भेज देंगे हम। और कल से आप लोगों का जो टाइम है ना, वो 7 बजे ही रखेंगे। अफरोज, आपका कॉलेज है ना इस समय 8 बजे? हाँ सर, आज नहीं पे। आज कोई बात नहीं, कल से हम लोग 7 to 8 ही रखेंगे क्लास, मॉर्निंग में रखेंगे। ठीक है, और जो आपका टेस्ट का क्लास होता था इवनिंग में 10 बजे, वो मॉर्निंग में कर दिया मैंने। तो अभी थोड़ी देर में होने वाला है, उसको भी आप अगर फ्री हो तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी आपका जो करंट अफेयर्स क्लास है वो 5 बजे ही होगा, क्योंकि 5 बजे इसलिए रख रहे हैं ताकि आप कॉलेज से वापस आ जाएं। और भी लोग हैं जो भी कॉलेज में जाते हैं, वर्किंग है, तो वो भी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में करंट अफेयर्स क्लास रखना फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. तो इवनिंग में ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं 7 बजे NCERT के लिए, और इसमें कम से कम कोशिश करेंगे, अब इसको कंटिन्यू रहेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी फॉर्मेट में करेंगे जैसे हमने आज किया है, ताकि आपको कुछ रिटन मैटर भी मिलता रहेगा, उससे आप बना सकते हो। ठीक है अफरोज, आप इसको वीडियो को देख लेना, अगर कहीं की कुछ भी डाउट हो तो कल समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ठीक है, अभी हम लोग क्लास को यहीं पर रोकते हैं 10 बजे से, फिर वो क्लास है हम लोगों का।